Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel DM by DW. Hope you all are doing good. इस चैनल को बेसिकली बनाने का जो मकसद है, जो मेन एम है, वो ये है कि मैं आप लोगों के लिए जो हमारी डेंटल मटेरियल्स की बुक है मीकेब, उसको आप लोगों के लिए ईजी बनाऊँ। सही है। आप लोगों को पता है कि डेंटल मटेरियल्स, साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल्स बहुत थोड़ा रफ सा सब्जेक्ट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। मगर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को इस बुक को और इस सब्जेक्ट को आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाऊँ। अब देखें, ये हमारे पास जो बुक है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से लेकर चलना है, मतलब इस तरीके से पढ़ना है कि हमने, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, हर चैप्टर इतने, एक तो 32 या आई गेस 33 चैप्टर्स हैं। सही है। अब आपने हर चैप्टर को अगर इतना डिटेल में और इस तरीके से लेकर चलेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैं नोट्स बनवाती हूँ, मेरा जो पढ़ाने के का स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं साथ साथ नोट्स बनवाती हूँ ताकि आपके लिए एट दी एंड आपको पूरी पूरी बुक्स पढ़नी ना पड़े। सही है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं यार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस बुक में हाईलाइट कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मार्किंग कर लेते हैं। नहीं बेटा, डेंटल मटेरियल्स को अगर आपने इस तरीके से पढ़ा तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, आपको नोट्स लाजमी बनाने पड़ेंगे। सही है। तो जो मैं नोट्स बनवाती हूँ, अगर वो नोट्स आपने 100% अच्छे से याद कर लिए, समझ लिए, तो समझे आपके लिए डेंटल मटेरियल्स बिल्कुल एक, समझे, हलवा वाली कहानी होगी। सही है। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, द साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल्स। अब देखें, जब साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि हमने इस बुक के अंदर उन मटेरियल्स के अब पढ़ना है जो कि हम डेंटिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। सही है। उनकी कॉम्पोजिशंस, उनकी यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, सब कुछ हमने पढ़ना है। सही है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टूथ की। जो टूथ का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। हमारे पास एनामल होता है, डेंटिन होते हैं जो कि क्राउन पोर्शन के अंदर आ जाते हैं। सही है। जो हार्डेस्ट टिश्यूज़ होते हैं, एनामल और डेंटिन क्राउन पोर्शन के अंदर आ जाता है। फिर हमारे पास होता है पल्प, सीमेंटम, ब्लड वेजल्स और नर्व्स जितनी भी होती हैं वो सब आ जाते हैं रूट पार्ट के अंदर। तो एक बेसिक सा हमारे पास टूथ का स्ट्रक्चर होता है। अब जो हमारे पास ओरल कैविटी का टेम्परेचर होता है वो होता है 32 to 37 सेल्सियस। ओरल कैविटी की जो पीएच होती है वो एसिडिक मीडियम में 4 to 8 होती है और अल्कलाइन मीडियम में 2 to 11 होती है। तो जो चैप्टर 1 हमारा साइंस ऑफ डेंटल मटीरियल, उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पेज के अंदर यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आ जाते हैं हम टूथ लॉस पर। हमने बात करी कि टूथ का स्ट्रक्चर ये, हमने देख लिया कि भाई ओरल कैविटी का टेम्परेचर ये है, ओरल कैविटी की पीएच ये, इस तरीके से टूथ का स्ट्रक्चर है। अब टूथ लॉस होता है। सही। अब टूथ लॉस काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ट्रॉमा, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, एंटीरियर टीथ हमारे जो है वो टूट गए हैं, मसला हो गया एक्सीडेंट की वजह से, कोई ट्रॉमा हो गया। बाकी 4 हमारे पास और रीजंस होते हैं। पहला है एट्रीशन। एट्रीशन मीन्स टूथ टू टूथ कॉन्टैक्ट। कुछ लोग होते हैं, देखा है आप लोगों ने, कि वो दांत अपने पीस रहे होते हैं। सही है। तो वो जो टूथ टू टूथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है ना, उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, एट्रीशन होती है। फिर हमारे पास है एब्रेशन। एब्रेशन मींस मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से, मतलब ओवर ब्रशिंग कर ली। कुछ लोग समझते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा ब्रशिंग करेंगे हमारे दांत बहुत अच्छे साफ़ हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। ओवर ब्रशिंग की वजह से, मतलब मैकेनिकल फोर्सेस ज़्यादा लगने की वजह से भी हमारे पास टूथ लॉस होने का खतरा होता है, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इरोजन। इरोजन किस वजह से होता है, केमिकल अटैक की वजह से होता है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स ले रहे हैं, जो हमारे पास केमिकल अटैक्स हो गए वो जैसे कि हम शुगरी फूड्स ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से जो मुसलसल केमिकल अटैक हो रहा है हमारे पास, तो उसकी वजह से हमारे पास जो टूथ लॉस होता है उसको हम कहते हैं इरोजन। सही है। अब हमारे पास जो फ्लेक्चरल स्ट्रेस होता है, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए, फ्लेक्चरल स्ट्रेस ज़्यादा लग जाए हमारे टूथ पे, तो उसको हम कहते हैं, उसकी वजह से जो टूथ लॉस होगा उसको हम कहेंगे एब्फ्रैक्शन। अच्छा जी, तो अब हमारे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है कि लॉजिकल मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ अ मटेरियल। हमने पढ़ा कि भाई साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल्स के अंदर हमने सारी चीज़ें मटेरियल्स 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 पढ़ने हैं। कहीं हम सीमेंट्स पढ़ रहे हैं, कहीं हम फिलिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं, कहीं हम लाइनिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं, मतलब पूरी डेंटिस्ट्री, सॉरी, पूरी बुक के अंदर हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन मटेरियल्स को सिलेक्ट करने का क्या एक लॉजिकल तरीका होता है, आप एज अ डेंटिस्ट आप किस तरीके से अपने मटेरियल को चूज़ करोगे। सही है। तो सबसे पहले आपके पास जब पेशेंट आएगा तो आप क्या करोगे, आप डायग्नोसिस करोगे। सही है। आप क्या करेंगे, डायग्नोसिस या एनालिसिस करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, जब हमारे पास पेशेंट आ गया, हमने डायग्नोसिस कर लिया, एनालिसिस कर लिया, अब हम दो चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे उसकी जो कैविटी बनानी है, मतलब जो मुझे मटेरियल यूज़ करना होगा, मुझे उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दैन फिर मैं देखूँगी अवेलेबल मटेरियल्स, कि मेरे, सही, फिर मैं क्या देखूँगी, रिक्वायरमेंट्स देख ली, फिर मैं देखूँगी अवेलेबल मटेरियल्स।
यानी कि पहले मैंने पेशेंट का देख लिया कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर मैंने देखे अवेलेबल मटेरियल्स कि मेरे पास क्या क्या मटेरियल्स रखे हैं। अब जब मैंने ये दोनों चीज़ें देख ली तो फिर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करूँगी। कंपेयर प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करने का क्या मतलब है, मैंने एक चीज़ देख ली कि भाई मुझे पेशेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर करूँगी। क्या जो चीज़ें मुझे चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम इससे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, सही है। दैन मैंने जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी उनको कंपेयर किया, फिर मैं करूँगी उसकी सिलेक्शन। हाँ भाई, ये चीज़ मुझे मटेरियल जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मेरा जो अवेलेबल मटेरियल मौजूद है उसकी प्रॉपर्टीज़ से मैच करी, तो मैंने उसकी सिलेक्शन कर ली। देन रिव्यू, उसके बाद जो भी मुझे काम करना है वो काम कर लिया। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, कोई भी फिलिंग मटेरियल या कोई भी मटेरियल को सिलेक्ट करने का जो एक मेथड होता है वो पूरा ही सारा ये होगा हमारा। तो जो हमारे पास बुक है, बुक के अंदर यही सारी चीज़ें थी। चैप्टर 1 हमारा बहुत छोटू-सा चैप्टर है, सही है। यहाँ पर 2 चार्ट्स बने हुए हैं, एक चार्ट हमने अभी देख लिया और एक चार्ट ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है, सही है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास जितने भी मटीरियल्स हैं वो लिखे हुए हैं कि सिरेमिक मटीरियल्स कौन से होते हैं, जिनसे हम पोर्सिलीन क्राउन्स बनाते हैं। मेटल्स और अलॉयज़ क्या होते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, डेंचर के कंपोनेंट बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं और कास्ट रेस्टोरेशन। इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ते जाएँगे। पॉलीमर्स से क्या बनता है, पॉलीमर्स एज अ डायरेक्ट फिलिंग मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं और डेंचर बेसिस बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। पॉलीमर कंपोजिट्स हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ डायरेक्ट फिलिंग मटेरियल्स। इलास्टोमियर्स इंप्रेशन मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो जिप्सम प्रोडक्ट्स में काम आते हैं और डेंटल सीमेंट्स के अंदर काम आते हैं। तो मतलब ये पूरे चार्ट बना हुआ है कि जो हम पूरी बुक के अंदर सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो किस तरीके से समराइज़ करके लिखी हुई है। तो ये दोनों चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर।